हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज का यह सेशन जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और यह आपके लिए काफी लाभकारी होगा यदि आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम टोटल 10 क्वेश्चंस देखेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। चलिए बिना देर के हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ब। यहाँ 4 ऑल्टरनेटिव्स हैं आपके और इनमें से किनका प्रयोग करके इस सेंटेंस को करेक्टनेस दिया जा सकता है उसका आपको चयन करना है। सेंटेंस कहता है माय फादर डैश इन अ स्कूल। मेरे पिताजी एक विद्यालय में क्या करते हैं? ऑप्शन से पता चल रहा है कि वो पढ़ाते हैं, अर्थात यहाँ पे किसी ऐसे एक्शन की बात नहीं की जा रही है जो मोमेंटरीली चल रही हो, अर्थात किसी पर्टिकुलर मोमेंट में चलने वाला एक्शन हो। आप ऐसी चीज के बारे में बता रहे हैं जो कि किसी का प्रोफेशन है और उस तरह के एक्शंस के लिए हम क्या करते हैं? इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। और इंडिफिनिट टेंस का जो हमारा वर्ब फॉर्म होता है प्रेजेंट के लिए V1 और V5 होता है और पास्ट के लिए V2 होता है। क्लियर है ना? अब देखेंगे यहां पे किसी भी रूप में यह दर्शाया नहीं गया है कि इस सेंटेंस का संबंध पास्ट से है, या फिर यह नहीं दिखाया गया है कि किसी व्यक्ति इस कार्य को किया करते थे अब नहीं करते हैं। इस कारण से हम प्रेजेंट को तरजीह देंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड, टीचर्स। क्यों? क्योंकि हमारे ये जो माय फादर सब्जेक्ट है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है और हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं, अर्थात क्या हो जाएगा? माय फादर डैश इन अ स्कूल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट कहता है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। अब क्या करना है आपको? यहाँ पे एक एडजेक्टिव के एप्रोप्रिएट फॉर्म का प्रयोग करना है। एडजेक्टिव का एप्रोप्रिएट फॉर्म से मतलब क्या है? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री, किसका प्रयोग किया जाएगा? कहता है दिस इज द डैश मूवी आई हैव एवर सीन। कहता है यह सबसे बेहतरीन मूवी है जिसे मैंने आज तक देखा है, मतलब जितने भी मूवीज मैंने देखे हैं उसमें से ये सबसे बेस्ट है, अर्थात यहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। अब कहेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि जितनी भी मूवीज देखी गई है उनमें से अगर 2 का जिक्र होता तब तो कंपैरेटिव डिग्री, और यहाँ पे 1 की बात नहीं की गई है, अर्थात यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। अर्थात क्या हो जाएगा सेंटेंस हमारा? दिस इज द बेस्ट मूवी दैट आई हैव एवर सीन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रोनाउन। यहां पे आपको एक एप्रोप्रिएट प्रोनाउन का प्रयोग करना है कि प्रोनाउन का किस फॉर्म का यूज किया जाएगा। वह सब्जेक्टिव केस का होगा, ऑब्जेक्टिव केस का होगा या पॉसेसिव केस का होगा, उसमें वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। देखिए रीना एंड आई आर गोइंग टू द मार्केट। रीना और मैं मार्केट जा रहे हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउंस वाक्य में प्रयुक्त हों और उनका मीनिंग जो है ना पॉजिटिव हो तो उस स्थिति में हम 231 के रूल को फॉलो करते हैं। ये 231 होता क्या है? ये 231 पर्सन्स को डिनोट करते हैं, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। अर्थात पहले थर्ड पर्सन आएगा रीना, जो कि किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, प्रॉपर नाउन है और नाउन हमारा थर्ड पर्सन का होता है। क्लियर है? आई हमारा स्पीकर को डिनोट करता है और ये फर्स्ट पर्सन का होता है। अब देखेंगे पहले हमारा थर्ड पर्सन आ गया, फिर हमारा फर्स्ट पर्सन आ गया। अगर यहीं पे क्या होता, सेकेंड पर्सन भी होता तो क्या होता? यू, रीना एंड आई आर गोइंग टू द मार्केट। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब निगेटिव मीनिंग को कन्वे करता हो, अगर आप किसी चीज को क्या कर रहे हो? एक्सेप्ट कर रहे हो, किसी निगेटिव पॉइंट को एक्सेप्ट कर रहे हो, कन्फेस कर रहे हो, तब यही ऑर्डर क्या हो जाता है? 1 2 3 का हो जाता है। क्लियर है? चलिए कहता है रीना एंड आई आर गोइंग टू द मार्केट, दिस इज डैश बैग। दिस इज डैश बैग। अब देखिए डैश बैग, बैग मेरा नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग होगा इससे संबंध बताने के लिए, अर्थात हमें यहां क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है ना? अर्थात देखेंगे ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस का है, ये हमारा सब्जेक्टिव केस का है, ये हमारा पॉजिटिव केस का है, बट ये पॉजिटिव प्रोनाउन है और पॉजिटिव प्रोनाउन के आगे हम नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं, जिस कारण से ये भी एलिमिनेट हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कहेंगे कैसे? देखिए अगर एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउंस वाक्य में प्रयुक्त हो, अगर उसमें फर्स्ट पर्सन है तो वहां पे क्या हो जाएगा? आवर का यूज किया जाएगा। ठीक है ना? अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें आपको क्या करना है, करेक्ट सेंटेंस का चुनाव करना है। अब देखेंगे पहला है हमारा ही कैन सिंग्स वेल। नहीं, ये हमारा सर्वथा गलत है। क्यों? कैन हमारा एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद हम वर्ब के बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब का बेस फॉर्म क्या होता है? अगर हम वर्ब के बेस फॉर्म की बात करें तो वर्ब का बेस फॉर्म होता क्या है? ये होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जहां से वर्ब की शुरुआत होती है। V1 V2 V3 V4 V5। क्लियर है ना? अब देखेंगे दूसरे को, देख लेते हैं। ही कैन सिंग वेल। यस, ऑब्वियसली ये आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि एक सेंटेंस की रचना में जिन चीजों की आवश्यकता होती है, वर्ड के ऑर्डर से लेकर के उनके फॉर्म तक, इन सब का यहाँ पे पालन किया जा रहा है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पे देखेंगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, लेकिन इसके पहले किसी भी प्रकार के ऑक्सिलियरी वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड। अब यहाँ क्या करना है, एक ऐसे शब्द का चुनाव करना है जो इस सेंटेंस को करेक्ट बना दे। क्लियर है? प्लीज बी डैश व्हेन यू आर इन द लाइब्रेरी। कहता है कि प्लीज बी, क्या होना चाहिए? प्लीज बी। लाइब्रेरी में जब भी होते हैं तो हमें शांत रहने की आवश्यकता होती है, ठीक है ना? अब देखिए बी मतलब होना, रहना। बी साइलेंट, बी क्वाइट, ठीक है ना? ये ध्यान रखना है। किसी को बोलते हैं ना प्लीज बी क्वाइट, शांत रहें। अब क्वाइट में भी किस वर्ड का प्रयोग होगा? QUIET। इसका मतलब होता है शांत, ठीक है ना? और वहीं पे इस क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल, ठीक है ना? और ये क्विट है, क्विट का मतलब होता है छोड़ना, किसी भी चीज का त्याग कर देना। और क्विकली एक एडवर्ब है, एडवर्ब की आवश्यकता नहीं होगी। यहां क्या होगा? या तो नाउन होगा या फिर एडजेक्टिव होगा, और हमारा एडजेक्टिव ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्टली फिट बैठ रहा है, अर्थात हो जाएगा प्लीज बी क्वाइट व्हेन यू आर इन द लाइब्रेरी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहा गया है, नेक्स्ट में कहा गया है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम हिट द बुक्स। अब आपसे कह रहा है कि इसका मीनिंग क्या होगा, हिट द बुक्स, ठीक है ना? ये एक इडियम है और इसका मतलब क्या है, यही आपको चूज करना है, यही आपको बताना है। हिट द बुक्स का मतलब क्या होता है? हिट द बुक्स का मतलब होता है जब आप किसी किताब को इंटेंसिवली उसका स्टडी करते हो, ठीक है ना? मतलब जब आप कोई सीरियस अप्रोच के साथ किसी बुक के माध्यम से किसी एग्जामिनेशन के लिए आप तैयारी करते हो, दैट इज कॉल्ड हिट द बुक्स। मतलब इसका सिंपल क्या है कि जब आप सीरियस स्टडी करते हो, जब आप एक इंटेंसिव स्टडी करते हो, इसके लिए हम क्या करते हैं? हिट द बुक्स का प्रयोग करते हैं, इस इडियम का प्रयोग करते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा? स्टार्ट स्टडीइंग सीरियसली। ऑब्वियसली ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिट समवन विद ए बुक, नहीं, ऐसा नहीं है कि आप किसी किताब से किसी को मार रहे हो, नहीं, वेस्ट टाइम करना है, नहीं नहीं। हिट करने का मतलब है कि आप अपना पूरा एफर्ट उस चीज में लगा रहे हो, ये भी नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कहता है गो आउट फॉर शॉपिंग, नहीं, ये भी नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है आपसे कि फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट कंजंक्शन। यहां पे क्या करना है आपको? एक कंजंक्शन का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को करेक्ट बनाना है। आई वॉन्टेड टू गो फॉर ए वॉक, मैं बाहर वॉक पर जाना चाहता था। क्लियर है ना? बट क्या हुआ? इट स्टार्टेड रेनिंग। अब देखिए इन दो क्लॉजेस के बीच आप गौर से समझिएगा कि क्या कहा गया है। मैं बाहर जाना चाहता था वॉक के लिए, लेकिन क्या होता है? बारिश शुरू हो गई। अर्थात आप एक चीज देख रहे होंगे कि दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट है मतलब क्या होता है कि एक के अपोजिट सिचुएशन यहां पे क्रिएट किया गया है, और अपोजिट सिचुएशन को दर्शाने के लिए, कॉन्ट्रास्ट दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? बट जैसे कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है ना? अर्थात हमारा सही आंसर हो जाएगा बट। क्यों? सो तो कारण बताता है, शो आप एक्सप्लेनेशन देते हो, एक्सप्लेन करते हो कि ये चीज हुआ कैसे, ठीक है ना? एंड का प्रयोग होता है सामान्यतः क्यूमुलेटिवली, दो या दो से अधिक चीजों को जोड़ देते हैं। स्टेटमेंट हो सकता है, ओपिनियन हो सकता है, और वही क्या होता है? और ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन के रूप में आता है। ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? जो आपको चॉइसेस दे। और वही बट क्या होता है? हमारा एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, जो एडवर्स सिचुएशन को एक्सप्रेस करता है, ऑपोजिट सिचुएशन को एक्सप्रेस करता है, कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यहां पे आपको क्या करना है? ये 4 वर्ड्स दिए गए हैं, इसमें से आपको वैसे वर्ड का चुनाव करना है जिसका स्पेलिंग करेक्ट हो। देखिए अब कहता है जब कभी भी आई और ई एक साथ आते हैं, अब देखेंगे ये एक फॉर्मूला है,
आई कम्स बिफोर ई एक्सेप्ट सी, मतलब सी जब होगा ना उस स्थिति में सी EIVE हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात की जा रही है रिसीव, तो रिसीव का स्पेलिंग क्या होगा, RECEIVE। वैसे आई और ई अगर आए एक साथ तो पहले आई आता है फिर ई आता है, लेकिन अगर इसके पहले सी आ जाए तो पहले ई का प्रयोग करेंगे फिर आई का प्रयोग करेंगे। अर्थात देखेंगे यहां पे क्या होगा, ई पहले आएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट आर्टिकल। यहां पे एक ऐसे आर्टिकल का चुनाव करना है जो इस सेंटेंस को करेक्ट बना दे। सी एडॉप्टेड डैश ऑर्फन चाइल्ड, उसने एडॉप्ट किया। एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, ठीक है ना। तो उसने एक बच्चे को गोद लिया, ठीक है ना, एडॉप्ट कर लिया। ऑर्फन का मतलब होता है जिसके माँ बाप ना हो, अनाथ जिसे आप बोलते हैं। चाइल्ड हमारा देखेंगे यहां पे ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और इस चाइल्ड का इस वाक्य में पहली बार चर्चा की गई है, अर्थात यह क्या हो जाएगा, अपने पीछे इंडिफिनिट आर्टिकल लेगा, ठीक है ना। आपको पता नहीं है कि किस बच्चे की बात की जा रही है, इस स्थिति में आप इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ए या एन आ जाएगा, द खत्म हो गया, ठीक है ना। और यहां पे नो आर्टिकल का भी ऑप्शन आपका खत्म हो गया। अब देखेंगे चाइल्ड के द्वारा निर्धारित नहीं किया जाएगा कि ए आएगा या एन, इसके पीछे आने वाला जो हमारा जो एक एडजेक्टिव बन गया ये, इसके फर्स्ट साउंड को हम देखेंगे, ऑर्फन। ये फर्स्ट साउंड क्या है, इसका वर्वेल है, जिसके कारण से हम एन का चुनाव करेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ दिस सेशन, जो कि एक पैसेज है, छोटा सा पैसेज भी नहीं बोलेंगे इसे हम, ये हमारा एक क्या बोल सकते हैं इसे, 2 लाइन 3 लाइन का एक पैराग्राफ बोल दें आप, ठीक है ना। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। इस पैसेज को पढ़ना, इससे बनने वाले प्रश्न का उत्तर देना है। कहता है द टीचर एक्सप्लेन द लेसन केयरफुली। टीचर ने, शिक्षक ने क्या किया कि एक्सप्लेन किया, पूरी व्याख्या की, ठीक है ना, किस चीज को, लेसन को, बड़ी सावधानी पूर्वक, ठीक है ना। खास करके जब साइंस वगैरह का हो या फिर कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको समझ में नहीं आता हो, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, बड़ी केयरफुली उस चीज को एक्सप्लेन किया, लेसन को, जो भी लेसन चल रहा था। All the students listened and took notes। और जितने भी बच्चे थे, जितने भी छात्र बैठे थे, सब लोगों ने बड़े सावधानी पूर्वक, लिसन का मतलब होता है जब आप अटेंशन देके किसी चीज को सुन रहे हो, ठीक है ना। और टुक नोट्स, और जो भी लिखने योग्य बातें थी उसको उन्होंने नोट किया। दे कंप्लीटेड देयर होमवर्क ऑन टाइम, और फिर उसके बाद जो भी फॉलोड बाय होमवर्क, जो भी था उनका होमवर्क, उसको उन्होंने ऑन टाइम कंप्लीट कर लिया। क्लियर है। ये बहुत ही बेसिक पैसेज है, ठीक है ना। व्हाट डिड द स्टूडेंट्स डू आफ्टर लिसनिंग टू द टीचर, मतलब विद्यार्थियों ने क्या किया जब शिक्षक को केयरफुली सुनने के बाद, उनके एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद, बच्चों ने क्या किया, दे इग्नोर द लेसन। उन लोगों ने उस लेसन को इग्नोर किया, नजरअंदाज किया नहीं। दे टुक नोट्स एंड कंप्लीटेड होमवर्क। यस, दिस इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। उन लोगों ने इनका नोट बनाया और जो भी उनके गृह कार्य थे, जो भी उनके होमवर्क थे, उसको उन्होंने कंप्लीट किया, अर्थात ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीज आर द वेरी बेसिक क्वेश्चंस। धीरे धीरे हम इसके लेवल को अप करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन और बेहतर गति से और बेहतर दिशा में चलता जाए। चलिए, टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।